कुछ देर पहले हमने मिस्टर तुलसियान से शेयर मार्केट के बारे में जाना। अब वक्त है पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानकारी बढ़ाने का। मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी को। वेल्थ क्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम सब करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। कुछ को सक्सेस मिलती है, कुछ को सक्सेस नहीं मिलती है। अगर हमें सक्सेस मिलती है तो हमको लगता है हम बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन गए। अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो हम ब्लेम करते हैं या भगवान को, या फिर बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है। ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस फॉल्टर करता है तो उसके कारण हो सकते हैं कि शायद हमने एसेट क्लासेस जो है चुने हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने हैं वो शायद ठीक नहीं चुने हो, या हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी हो वो अच्छी ना हो, या हो सकता है कि हमको जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट की वो हमने ना की हो। सबसे पहले अगर हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमको एक प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम विदाउट प्लानिंग कुछ भी काम करें तो वो आगे जाके या तो हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे हमें, या हमें कहीं नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला फोकस कीजिए आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि और उसके साथ में ये भी जरूरी है कि उसकी लिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। खाली प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक स्ट्रैटेजी भी हमारी होनी चाहिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं किन चीजों का हमको ध्यान रखना है? हमको ध्यान रखना है कि हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, क्या मैं रिस्क ले सकता हूं, कितना रिस्क ले सकता हूं, किस तरह के मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, मेरे टाइम होराइजन कितना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, शायद बहुत ज्यादा इन्वेस्टर उसको ध्यान नहीं देते हैं, वो है टैक्स एफिशिएंसी। जो रिटर्न हमको मिलेंगे वो कितने टैक्स एफिशिएंट हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, हर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग होनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होगी हमारी ब्रॉड स्ट्रैटेजी, जिसमें हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरा होगा हर ऑब्जेक्टिव की स्ट्रैटेजी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखिए। जब हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाएं, यानी इक्विटी में कितना लगाएं, डेट में कितना लगाएं, कमोडिटीज में कितना लगाएं, रियल एस्टेट में कितना लगाएं। वही डिसाइड करेगा कि हमारे पोर्टफोलियो में किस तरह के रिस्क हैं और किस तरह के रिवॉर्ड हमको मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन यह भी सही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिस्क की इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न देगी। वहां पे भी जरूरत है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की, समझने की कि हमारा रिस्क प्रोफाइल उससे मैच करता है या नहीं। जब हम रिस्क की बात करते हैं, किस तरह के रिस्क हमको फेस करने पड़ सकते हैं। एक रिस्क होता है कैपिटल लॉस, दूसरा होता है इन्फ्लेशन को बीट ना करने का रिस्क। हमने बात किया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, उससे हमारे बहुत सारे ड्रीम्स जुड़े होते हैं। हमारे ड्रीम्स है अपनी फैमिली के लिए। हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं, जो भी हम अपनी फैमिली के लिए करना चाहें वो करते हैं। बट मान लीजिए अगर हम कल नहीं हैं तो क्या होगा। उसके लिए इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट का। जैसा मैंने कहा, हमारे जितने भी सपने हैं वो हमारी जो वेल्थ क्रिएशन है उससे जुड़े होते हैं। इंश्योरेंस में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखनी है। पहला ये कि मेरा क्वांटम ऑफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कितनी इंश्योरेंस की मुझे जरूरत है। काफी बार हम क्या करते हैं, एक एजेंट ने आके एक पॉलिसी दिया, वन टाइम वो ले लिया, किसी ने यूलिप दिया वो ले लिया, किसी ने टर्म प्लान लिया वो ले लिया। ऐसा मत कीजिए। पहले देखिए कि आपको कितना इंश्योरेंस की जरूरत है। उसके बाद जैसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस के अंदर, टर्म पॉलिसीज हैं, एंडोमेंट पॉलिसीज हैं, यूलिप है। हर प्रोडक्ट के अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आपकी सुटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप उन इंश्योरेंस प्लान्स को चुनिए जो आपको सूट करते हो, और कोशिश कीजिए जहां तक हो सके वहां पे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है और दोनों को पूरा करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज के समय में मुझे लगता है कि जरूरत है हमें उन डायनेमिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो हमें बदलते माहौल में जिस तरह की हमें ऑप्शन चाहिए वो मिले, टैक्स एफिशिएंसी चाहिए तो वो मिले, या जिस तरह का भी हमको रिस्क प्रोफाइल के लिए पोर्टफोलियो चाहिए वो मिले। मुझे लगता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पोर्टफोलियो में प्ले कर सकते हैं। वो इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, आप जब भी चाहिए अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो बहुत लिक्विड है। दूसरा, उसमें वैरायटी बहुत है। आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो, आप अगर चाहते हैं कि मेरे 10% पोर्टफोलियो पे रिस्क ले, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 100% इक्विटी में लगाऊं, उसके लिए ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि डेट और इक्विटी का आपको मिक्स मिले, उसके लिए भी ऑप्शंस है। आज हमारे पास इतनी वैरायटी है फंड्स के अंदर कि अगर आप एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ऑप्शंस है। बहुत सारे एग्रेसिव फंड्स हैं, सेक्टर फंड है, स्पेशलिटी फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं।
अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो आपके लिए बैलेंस फंड है और आपके लिए लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। अगर आप चाहें तो 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक हर लिहाज से मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, बहुत ही डायनेमिक ऑप्शन है, और हर तरह की ऑप्शन होते हुए मुझे लगता है हर पोर्टफोलियो में उसके लिए जगह है। यहां पे हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, अपने वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस की, तो कोशिश कीजिए कि किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से हेल्प लें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। डॉक्टर गोसावी बीके, इंश्योरेंस कंपनियां यूलिप में इतना चार्जेस क्यों लेती हैं शुरू के 1, 2, 3 सालों में? कई बार तो 40% तक होता है। ये हर कंपनी करती है या फिर ये IRDA की रूल या गाइडलाइन है? हेमंत, देखिए, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात किया, अभी 1 सितंबर से गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। पहले क्या होता था कि जो एवरेज एक्सपेंसेस थे वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी देखे जाते थे। अभी जो रिवाइज गाइडलाइन है वहां पे 5 साल के बाद से उनको एवरेज मेंटेन करनी होगी, तो जो फ्रंट लोडिंग जो थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अभी जो हम यूरोप वगैरह में जो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं वो हम 10 साल की जो प्लान है वो 3% की बात कर रहे हैं और 10 साल के ऊपर 2.25 की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी हद तक एक्सपेंसेस जो है अभी 1 सितंबर से कम हो जाएंगे।